नमस्कार। आप सभी का अपना क्लास ईशान ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सौरभ सर। आप सभी को मेरे तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आइए आपको बहुत महत्वपूर्ण वीडियो ऑब्जेक्टिव चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए कुछ शब्द बोलना चाहते हैं। अच्छे लोगों को हम दिल में रखते हैं, अच्छे लोगों को हम दिल में रखते हैं, उनको खुशियों के लिए हम दर्द सहते हैं। कोई हमसे पहले विश ना कर दे आपको, इसलिए सबसे पहले हम हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाए हुए हैं। कल कुछ लाइव क्लास में पढ़ाए थे, उससे थोड़ा सा क्वेश्चन तो क्लास में जुड़ जाइए। और देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अगर आप पूरा बना लेते तो इसमें से आपको 20 से 25 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में 18 फरवरी के छापने वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को 9 वर्ष की मेरे तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबे जीवा को न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर से वृत्त का व्यास ज्ञात कर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई वृत्त है। क्या है? कोई वृत्त है। ठीक है, तो कह रहे किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, जीवा की लंबाई क्या है? 8 सेंटीमीटर। क्या है बाबू? 8 सेंटीमीटर। इसका लंबाई क्या है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। यानी केंद्र से सबसे कम जो दूरी होता है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वृत्त का व्यास निकालिए। याद रखिएगा, केंद्र से न्यूनतम दूरी जो होता है, जीवा को मध्य बिंदु को यानी आधा आधा भाग को बांटना है। इस बात को याद रखिएगा। तो केंद्र से जो न्यूनतम दूरी है, इसको 2 भाग में बांटेगा और क्या करेगा? आधा भाग पर ये और ये भाग दोनों का होगा सेम होगा। यहाँ पर मान लेते हैं पी है, तो कहने का मतलब एपी जो दूरी होगा वही दूरी का होगा पीबी होगा। ठीक है, और कितना होगा? तो 8 का आधा कितना होता है? 4 सेंटीमीटर। कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से हम देखिए ओबी क्या है, तो ओबी आपका त्रिज्या का काम करेगा। किसका काम करेगा बाबू? त्रिज्या का। ओबी क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा, और यही हमको निकालना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, केंद्र से जो न्यूनतम दूरी होता है वो व्यास को आधा भाग पर तो बढ़ता तो है, लेकिन व्यास के जीवा पर आधा भाग बढ़ता तो है, लेकिन जीवा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी क्या हो गया? त्रिभुज पीओ बी में एंगल ओपीबी क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया बाबू। क्या हो गया? 90 डिग्री। अब आइए, ये जो ओबी है, त्रिज्या है, वो किसका काम कर रहा है? हाइपोटेनस यानी कर्ण का काम कर रहा है। वो भी हमारे यहाँ पर किस चीज का काम कर रहा है? जो त्रिज्या है वो कर्ण का काम कर रहा है। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर तो आधार स्क्वायर। तो लंब हो गया ओपी, लंब क्या हो गया? ओपी का स्क्वायर। आधार हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? पीबी, तो जो पीबी का स्क्वायर। ओपी हो गया 3 का स्क्वायर, पीबी हो गया 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 9 कितना होता है? 25। 25 का वर्गमूल निकालेगा 5। लेकिन हमसे त्रिज्या नहीं पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है। तो व्यास में क्या करता है? 2 से गुना करता है। तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या। व्यास का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुने आर, तो आर का वैल्यू 5 आ गया, तो 5 गुना 10 हो गया। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी क्लास से जुड़ जाइए और डट के शेयर कीजिए। आपको प्रतिदिन शाम को 5:30 से लाइव आएगा और उसमें आपको इनाम भी मिलता है। तो आप जितना अच्छा पढ़िएगा उतना अच्छा इनाम जीतिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो परिधि का अनुपात। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन बहुत पूछता है, लॉलीपॉप क्वेश्चन। जब भी आपसे पूछे परिधि, क्या बाबू? परिधि, व्यास, त्रिज्या, ऊंचाई, जो भी हो, यानी 1 डायमेंशनल चीज पूछेगा। क्या पूछेगा? 1 डायमेंशनल माने एक द्विमीय ऊंचाई, इस सब का अनुपात का फॉर्मूला होता है रूट अंडर क्षेत्रफल का अनुपात। क्या हो जाएगा? रूट अंडर क्षेत्रफल का अनुपात। बस, रूट अंडर क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 9:4 है, तो रूट अंडर 9:4। तो रूट 9 का वैल्यू क्या होता है? 3, और 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। 3:2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, खासकर लड़की लोग,
पिकनिक कल मनाइएगा आप लोग कि नहीं। पिकनिक में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो बनाता है, जो पिकनिक का जो भोजन बनाता है उसको नहीं मिलता है। और दुख तब होता है जब अगर पिकनिक में आप अंडा बना रहे हैं कि नहीं। अगर मान लीजिए 5 गो अंडा बना रहे हैं, 5 आदमी है कि नहीं, 5 आदमी है, 5 गो अंडा बना रहे हैं। अब धोखा से क्या होगा इसमें, अब बनावे वाला है आदमी, वो भी तो इंसान है। अब बनाएगा तो धोखा से अंडा क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। अब फूट जाएगा तो फूटा हुआ अंडा कोई नहीं देता है, ठीक है। फूटा हुआ अंडा क्या होता है, कोई नहीं देता। वो अंडा कौन खाएगा, तो जो बनाता है वही खाता है, यानी उसको घाटा हो जाता है, ठीक है। तो पिकनिक में अगर आप बना रहे हैं तो ध्यान से बनाइएगा, अंडा फूटिएगा नहीं। अगर फूट जाएगा तो फूटा हुआ अंडा आप ही को खाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा पिकनिक वाले। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए, हम जो भी क्वेश्चन लाए हैं सब चुन चुन के लाए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि y अक्ष का समीकरण क्या होगा। अब देखिए बाबू, y अक्ष का समीकरण, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है y अक्ष, ये होता है आपको x अक्ष। इसको x और x डैश कहते हैं कि नहीं। इसको क्या कहते हैं, x अक्ष। इसको क्या कहिएगा, y अक्ष। अब y अक्ष का समीकरण क्या होगा, थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। ये y, ये y डैश है, ये ओरिजिन। ओरिजिन का निर्देशांक पूछेगा तो 0 0, ये भी याद रखिएगा। ओरिजिन का निर्देशांक पूछता है तो क्या लिखिएगा, 0 0। लेकिन हमसे पूछ रहा है y अक्ष का समीकरण। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या होगा, 0 5 होगा, स्वाभाविक है। इसका निर्देशांक क्या होगा, 0 4 होगा। इसका निर्देशांक क्या होगा, 0 3 होगा। इसका निर्देशांक क्या होगा, 0 2 होगा। इसका निर्देशांक क्या होगा, 0 1 होगा। यानी 0 5 का मतलब हुआ x का वैल्यू क्या है बाबू, x का वैल्यू यहाँ पर 0 है और y का वैल्यू देख लीजिए, ठीक है। अगर नीचे अगर कोई बिंदु है तो क्या होगा, 0 -1 होगा, 0 -2 होगा। इसी तरह 0 -3 होगा कि नहीं। एक चीज इसमें देख रहे हैं, x का मान y अक्ष पर जो समीकरण बनेगा उसमें x का मान ध्यान दे रहे हैं। x का मान क्या हो रहा है, हमेशा 0 आ रहा है। यानी y अक्ष पर अगर कोई समीकरण है तो इसका मतलब है x का वैल्यू क्या होगा बाबू, 0 होगा। यानी x का मान क्या हो जाएगा, 0। हमारा यही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगर यही क्वेश्चन पूछता x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण क्या होगा, आप हमको कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। x अक्ष का समीकरण क्या होगा, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है बाबू। समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, बहुत VVI और टॉप क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि 2 घनों का आयतन का अनुपात दिया है और हमको पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात करना है। घन का आयतन का अनुपात दिया है तो पहले क्या निकालेंगे, भुजा का अनुपात। अच्छा, भुजा देखिएगा, भुजा का अगर अनुपात निकालना है तो फॉर्मूला होता है क्यूबिक रूट आयतन का अनुपात। क्यूबिक रूट आयतन का अनुपात, ठीक है। क्यूबिक रूट आयतन का अनुपात। तो क्यूबिक रूट आयतन कितना है, 1:27। तो 1 का घनमूल क्या होता है, 1 होता है। और 27 का घनमूल, घनमूल का मतलब क्यूबिक रूट का मतलब हुआ कि अगर इसमें 3 गो चीज रहेगा तो 1 गो बाहर निकलेगा, 3 गो प्रयोग का हो जाएगा बाहर निकलेगा, यानी हो गया। अब भुजा का अनुपात हमको पता चल गया। अब क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, किसका निकालना है, कोई भी क्षेत्रफल हो, कुल पृष्ठ हो, पार्श्व से कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुल हो पार्श्व से कोई दिक्कत नहीं है, बस किसी का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना होगा। किसी भी फोटो का अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, किसका निकालना, क्षेत्रफल का अनुपात, तो ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिए। भुजा दे, भुजा, ऊंचाई, त्रिज्या जो भी दिया रहेगा, ठीक है, इस सभी का स्क्वायर कर दीजिएगा। भुजा का अनुपात दिया रहेगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे, त्रिज्या का अनुपात दिया रहेगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे, ऊंचाई का अनुपात दिया रहेगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे, जिसका भी अनुपात दिया। तो यहाँ पर हमको किसका अनुपात है, भुजा का। तो भुजा का अनुपात क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुने 3, तो 3 से क्या हो जाएगा, 9। 1 अनुपात का हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
कोई दिक्कत, कोई कष्ट, दुख, पीड़ा हो तो आप कमेंट में बताइएगा, हम आप ही के लिए है, इतना ध्यान रखिए। अब एक बड़ भाई समझकर, सौरभ भैया एक दोस्त समझकर, मान लीजिए हम विद्यार्थी का एक दोस्त, जो भी दिक्कत हो अपना दोस्त से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए एक सीरीज रखे हैं कि आपका सवाल मेरा जवाब, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप सवाल कीजिए, उसका जवाब हम 24 घंटा के अंदर आपको लाइव क्लास में होगा तो लाइव क्लास में जैसे भी होगा वैसे दे देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या 2r है, तो आयतन, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, गोला का, तो गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 तक तो ठीक है, पाई भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर आर का वैल्यू जो हमको दिया है 2r दिया है, या क्या लिख लीजिए 2r का क्यूब, क्लियर। तो 4/3 पाई, पाई का वैल्यू नहीं रखे क्योंकि सब में पाई है, पाई का आंसर वैल्यू नहीं रखेंगे तो फंस जाइएगा, ठीक है। अब देखिए 2 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 2 का क्यूब का मतलब 2 गुने 2, 2 को 3 बार लिखना है, तो 3 बार लिखिएगा तो कितना आएगा बाबू 8, आर का क्यूब का 8, 8 चौका क्या हो जाएगा 32, 32/3 अब पाई आर क्यूब, 32/3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए बाबू 9 वर्ष के शुभ अवसर पर हम बाबा धाम जाने वाले हैं, भोले बाबा धाम। अगर आपको जो भी अर्जी हो, आपको इतना नंबर है, सभी विद्यार्थी का एक पर्ची बनाएंगे और सब गंगा मैया में आप लोग का अर्जी डालेंगे, जो भी हो कमेंट में आप कीजिएगा सर हम कितना नंबर लाना चाहते हैं, 400 नंबर, 405 नंबर, सब भोले बाबा के दरबार में आपका अर्जी लगा देंगे हम, ठीक है। तो आज जाने वाले आपको वीडियो मिलेगा, 1 तारीख को हमको जल चढ़ाना है, ठीक है। तो आप डाल दीजिएगा, सब लोग का पर्ची बना के हम भोले बाबा ने आपका दुख बता देंगे, ठीक है। तो कमेंट में अपना दुख शेयर कर सकते हैं, और आप लोग के लिए आप जा रहे हैं भोले बाबा से आशीर्वाद लेने, ये हमारा चला था जब 400 450 प्लस नंबर है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि 6, 8, 9 और 113 का माध्य 10 है तो x का मान क्या, माध्य का फॉर्मूला होता है बाबू, माध्य, माध्य का फॉर्मूला होता है दिए गए संख्या का योग, दिए गए संख्या का योग, संख्या का योग बटा का हो जाएगा कुल संख्या, कुल संख्या, यही माध्य का फॉर्मूला होता है। माध्य हमारा दे दिया है 10, दिए गए संख्या का योग क्या है, तो 6 प्लस है 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13, कुल संख्या, तो कुल संख्या कब है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, ये बाटा में रहते इधर का हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 10 गुने 5, इसको जोड़िएगा तो 8 6 14, 14 9 23, 23 23 3 26 10 36, 36 प्लस का हो जाएगा x, ये प्लस में इधर आने का हो जाएगा माइनस में, यानी हमारा x का वैल्यू क्या होगा बाबू 14, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी। देखिए माध्य को, माध्य का मतलब औसत भी होता है, इस चीज को याद रखिए, कहीं कहीं औसत भी पूछेगा, तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, माध्य का मतलब औसत ही होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, माध्यिका निकालना है, क्या निकालना है माध्यिका, तो माध्यिका अगर इस तरह का दिया रहे, वर्ग अंतराल नहीं दिया है तो माध्यिका का, देखिए ये आप क्वेश्चन ना समझिए, हम ऐसा पढ़ा रहे हैं कि आपको चैप्टर जो आएगा वो पूरा कंप्लीट करा देना, आप चाहते हैं अगर ऑब्जेक्टिव सीधे बनाना है तो उसका कोई दिक्कत नहीं, तो 2 सेकंड में आंसर बोल देंगे इसका सीधे कौन हो जाएगा, लेकिन आपको हम प्रयास करें कि पूरा कंप्लीट होते चले। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो बढ़ते क्रम में सजाइए, माध्यिका अगर इस तरह पूछता है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा बाबू, बढ़ते क्रम में सजाएंगे, बढ़ते क्रम में सजा के उसकी संख्या को गनेंगे, उसकी संख्या की उसकी संख्या को गिनेंगे, गिनेंगे कितना होगा, अगर n सम संख्या हो, n का हो गणने के बाद अगर सम संख्या है तो माध्यिका का फॉर्मूला हो जाएगा, माध्यिका का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 वह पद, n/2 वह पद जो n/2 प्लस 1वां पद,
बताते हैं ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, फॉर्मूला है लेकिन लिख लीजिए, बटा 2। अगर n होगा आपको विषम संख्या, क्या होगा बाबू, विषम संख्या, तो माध्यिका का फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस 1/2 पद, ठीक है 2। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, बनाने का ये फॉर्मूला लेकिन याद रखिएगा जरूरी पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है तो ज्यादा ही इसको बढ़ते क्रम में सजाना है, क्या करना है, बढ़ते क्रम। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, 9 के बाद 15 है, 15 के बाद 16 है, 16 के बाद 18 है, 18 के बाद 21 है, 21 के बाद 22 है, 22 के बाद 25 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। 9 का मतलब क्या होता है, विषम संख्या, विषम संख्या है तो n प्लस 1/2 पद, तो 9 प्लस 1/2 पद, ये नहीं होगा। तो 9 में कितना होगा, 10/2 पद, देखिए तो काटेगा तो क्या हो जाएगा, 5, यानी 5वां पद आपको लिखना है। तो 5 पर गण लीजिए कौन आएगा, तो 1 2 3 4 5, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर समझ में आएगा तो इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, 3 5 2 7 8, ठीक है। इसका माध्यिका निकाल के बताइएगा कमेंट में, प्यारे बच्चों अगर समझ में आएगा तो इसका माध्यिका निकाल के बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जो बार बार आए उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जो बार बार आएगा उसको क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो इसमें देख लीजिए सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, 36 23 15 25 40 27 25 22 25, यानी 25 बार बार आ रहा है। देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 25 आ रहा है, 25 3 बार आ रहा है, इसलिए हमारा बहुलक कौन हो जाएगा, 25। बहुलक का मतलब जो सबसे अधिक बार आता है उसी को हम बहुलक कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ परिसर, परिसर का फॉर्मूला होता है, परिसर का फॉर्मूला इसको याद रखिए, परिसर का फॉर्मूला अधिकतम, अधिकतम अधिकतम डाटा माइनस न्यूनतम डाटा, चाहे संख्या लीजिए, अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या, बस ये परिसर। तो इसमें देख लीजिए सबसे अधिक संख्या कौन है, आंकड़ा जो है सबसे अधिक क्या है, तो 12 है, 25 15 18 26 30 32, सबसे अधिकतम संख्या क्या है, 32 है। और सबसे न्यूनतम संख्या क्या है, तो आई थिंक आपको 6 है, क्या है 6 है, तो 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 12 क्या 26, हमारा आंसर। तो ये परिसर का आंसर है। ये एक ऑब्जेक्टिव भी बारे में, ये कम से कम परिसर पूछता है, ठीक है, परिसर इससे पूछता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो सभी विद्यार्थी लाइक कीजिए, तो कमेंट में लिखिए फायर, मैं पुष्पराज, आप सभी अपने आप में पुष्पराज है, फायर मारिए तो इमोजी भेजिए फायर का। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वर्ग अंतराल का वर्गचिन्ह, इससे एक भी एक क्वेश्चन बताते हैं, बहुत विद्यार्थी को पता ना हो। ऐसे वर्ग चिन्ह होता है कि इस दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए, वर्ग चिन्ह क्या होता है, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना सॉरी 280/2 कितना हो जाएगा, 140, 140। अब पूछता है वर्ग चिन्ह जो होता है, क्या पूछता है, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह किसका औसत है, वर्ग चिन्ह किसका औसत है, यही पूछता है। तो आप बताइए वर्ग चिन्ह किसका औसत है, तो वर्ग अंतराल का, वर्ग चिन्ह किसका औसत है, तो वर्ग अंतराल का, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, ध्यान रखिएगा, वर्ग अंतराल का, वर्ग चिन्ह किसका औसत है, वर्ग अंतराल का, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। निम्नलिखित में वर्ग अंतराल का औसत है, ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित में वर्ग अंतराल का औसत है, और ऑप्शन में दिया रहेगा परिसर, बहुलक, हालांकि नहीं से दिया रहेगा, देख लीजिएगा। तो वर्ग चिन्ह किसका औसत होता है, वर्ग अंतराल का। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, कह रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, 4 को लगातार विषम संख्या माध्य का है 6 है, तो बड़ी संख्या, आप सोचिए
ये का है, माध्य का मतलब बीच में होता है, क्या होता है, बीच में होता है, ठीक है। और उसका ऐसे लिखते हैं, हाँ ठीक है, माध्य का मतलब बीच में होता है। चार लगातार विषम संख्या का मान, चार जो संख्या है, तो इसमें विषम संख्या का होगा 7 n होगा और 9 n, और इधर का हो जाएगा आपको 5 होगा और 4 होगा, यानी 4, 5, 7 और 9 का माध्य क्या है, 6। अब देख लीजिए, हो गया, बन गया। जो माध्य पर है, ये देखिए 6 तो विषम संख्या नहीं है, 6 सम संख्या, यानी 6 के अगल बगल में देखिए, एक सेकंड ऐसे कर लीजिए, एक सेकंड, गलती शायद हो सकता है। मान लीजिए विषम संख्या है 4, उसका माध्य क्या है, 6, कि नहीं। तो अगर पहली संख्या ले लेते हैं x 2x प्लस 1, दूसरी संख्या क्या होगा बाबू, 2x प्लस 3, तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5, चौथा संख्या क्या हो जाएगा, 2x अब प्लस का कितना हो जाएगा। विषम संख्या का बीच का अंतर क्या होता है, सेम होता है। तो विषम संख्या का बीच का अंतर सेम होता है। अगर किसी भी चीज का वर्ग अंतराल सेम रहेगा, मतलब बीच का सेम रहेगा, तो पहली संख्या और जो अंतिम संख्या बटा 2 कर दीजिएगा, वही औसत होता है। तो इसमें दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भागा दीजिएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। 2x प्लस 1 और 2x प्लस 7 और बटा 2 और बराबर कितना, 6। ये बटा में तो उधर जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 2x और 2x कितना हो जाएगा, 4x और 7 1 8 बराबर 6 दूना 12, ये प्लस में तो उधर जाकर माइनस में, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से 8 का क्या हो जाएगा, 4, 4 से 4, x का वैल्यू क्या हो गया, 1। हमसे कह रहा है बड़ी संख्या, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 प्लस 7 9, तो लिखे थे शायद कहीं मिसप्रिंट हुआ, ओके। 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं। केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब होता है, केंद्रीय मतलब सेंटर, यानी बीच वाला। तो देखिए माध्य भी लगभग बीच आता है, माध्य का आंसर जो डाटा दिया रहेगा, जो आंकड़ा दिया रहेगा, उसका आंसर बीचे वाला आता है, ठीक है। बहुलक में वही होता है जो बार बार रिपीट हो, कि नहीं। आपको माध्य का भी वही होता है। आपको केंद्रीय परिसर का माप क्या नहीं है, तो केंद्रीय माप प्रवृत्ति का माप कौन नहीं है, तो परिसर है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, और दो संख्याओं का मौसा और लसा दिया है और एक संख्या दिया है, तो दूसरी संख्या क्या। सिंपल एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएम, बस इसी को याद रखें। इसमें जो दिया रहेगा उसको रख देना, जो नहीं दिया रहेगा नहीं रखना, अपने निकल जाएगा। तो हमको दो संख्याओं का मौसा दिया है, तो मौसा कितना है यहाँ पर, 27, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर लाइट जाके थोड़ा देखने में दिक्कत होता है, ठीक है। और लौसा कितना, 162, और पहली संख्या कितना है, 14। अब हमको निकालना है दूसरी संख्या, नहीं पता है तो दूसरी संख्या रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा इज्जत देने का सवाल नहीं है, नहीं। तो ये गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव को बोलिए ज्यादा इज्जत देना जरूरी है। अब इंस्टाग्राम पर कोई नाचे या कहे कि दीदी कहिए दे, औरत देवी होता है, इंस्टाग्राम नाचने वाला तो उतना इज्जत देना जरूरी नहीं है। अब आप इंस्टाग्राम पर नाचे तो उसको हम देवी देवता तो नहीं मान सकते हैं, कि नहीं। वही बात है, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा इज्जत नहीं दीजिए। 27 गुना 14, 2 से कटाइएगा 81, ऑब्जेक्टिव है औकात, जो जितना औकात करे उतना ही सामान देंगे, ठीक है बाबू। हाँ सब्जेक्टिव रहता तो फुल रिस्पेक्ट दिया जाता। अब इस संख्या का मौसा निकाले, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एचसीएफ निकालना, आप खुद निकाल लीजिएगा, कमेंट में भी बता दीजिएगा। नहीं बताइएगा तो इसका मतलब आपको एचसीएफ नहीं आता है, नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको सिखाएंगे, ठीक है। कारण निम्नलिखित धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक विषम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, क्या 6 के अगर पहाड़ा में है, 6 क्यू का मतलब, क्यू का मतलब 1 6 क्यू का मतलब क्या हुआ, क्यू का वैल्यू कुछ हो सकता है, 6 गुना 1, 6 गुना 2, 6 गुना 3, यानी 6 के पहाड़ा में। तो 6 के पहाड़ा सम संख्या होता है कि विषम संख्या होता है, विषम सम संख्या होता है। 6 का पहाड़ा क्या होगा, सम संख्या। अब 6 के पहाड़ा में 2 जोड़ेंगे, यानी 6 का 6, 6 दूना 12, 6 लिखिए देते हैं, ठीक है।
6 तिरका 18, 6 तिरका 24, 6 पचे 30, 6 एक 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नवा 54, 6 दस 60। अब इसमें सम में दो जोड़िए तो सम आ रहा है कि विषम आ रहा है? सम संख्या का, यानी 6 के पहाड़ा में दो जोड़ेंगे तो कभी आएगा सम संख्या है। और 6 के पहाड़ा में अगर एक जोड़ते, क्या जोड़ते हैं? एक जोड़ते हैं। तो आप जोड़िए तो देखिए था 6 के पहाड़ा में एक जोड़ के देखिए था 7 आएगा, 13 आएगा, 19 आएगा। कथी आ रहा है? विषम संख्या आ रही है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी 6 के पहाड़ा में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। 6 के पहाड़ा में दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सम संख्या आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परमेय संख्या होती है, जितना परमेय संख्या है वह क्या है? एक वास्तविक संख्या है। जितना परमेय संख्या होगा वास्तविक संख्या होगा। परमेय संख्या का मतलब होता है p बटा q के रूप में लिखे, किसी तरह लिख दीजिए, दशमलव में हो, बटा में हो, सबका हो जाएगा वास्तविक संख्या हो जाएगा। इसको याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 बटा, देखिए हाँ बहुत खतरनाक क्वेश्चन, 22 बटा 7 जो है परमेय संख्या, 22 बटा 7 क्या है? परमेय संख्या। लेकिन पाई क्या है बाबू? कौन बताएगा? पाई क्या है? अपरमेय संख्या। याद रखिए पाई क्या है? अपरमेय संख्या। अब कहिएगा सर आप तो कहते हैं कि पाई का वैल्यू 22 बटा 7 होता है। जी नहीं, हम ये नहीं कहते, पाई का वैल्यू 22 बटा 7 लगभग वैल्यू है, पाई का एक्यूरेट वैल्यू 22 बटा 7 नहीं है। ठीक है, पाई का जो वैल्यू होता है 22 बटा, वो लगभग मान के चला जाता है। यानी पाई क्या है? अपरमेय संख्या है, और 22 बटा 7 क्या है? परमेय संख्या। कंफ्यूजन को भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। पाई क्या है? पाई का अगर थीटा में मान पूछेगा तो पाई का थीटा में मान कितना होता है? 180 डिग्री। पाई का थीटा में मान कितना होता है? 180। कल इसी क्वेश्चन पर हम इनाम एक भारी दिए थे, शिवम नाम का एक लड़का जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यों का संख्या। देखिए सिंपल है, जितना घात होगा अधिकतम घात ही उसकी शून्य की संख्या बताता है। किसी भी बहुपद का जो अधिकतम घात होगा वह शून्य की संख्या होगा। तो द्विघात बहुपद यानी अधिकतम घात 2 होगा तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगा? 2। त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद में शून्य कब होगा बाबू बताइए? तो त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। माने किसी भी बहुपद का जो अधिकतम घात होता है वही शून्य की संख्या होता है। तो आप प्यारे बच्चों कमेंट में बताइए 6x³ 8x² प्लस 9x, इसका शून्य की संख्या इसमें कितना होगा? शून्य का नहीं बताना, शून्य की संख्या बताना है। शून्य की संख्या क्या होगा आप कमेंट में बताइए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 4x का पावर 4 है, 5x³ है, 8x² है, 9 है। इसमें अधिकतम घात कितना है? 4। तो जो अधिकतम घात होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? शून्य की संख्या होगा। जो अधिकतम घात होगा वही हमारा क्या हो जाता है? शून्य की संख्या। तो इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 4। तो इसमें शून्य की संख्या आपको बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं? देखिए बहुपद के लिए, बहुपद में क्या होता है? बहुपद में एक चर पद होता है। किसी भी बहुपद का ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, जहां a 0 नहीं होता है। सॉरी, बहुपद नॉर्मल कर, दो घात बहुपद ना कर। ठीक है, अब बहुपद में क्या होता है? याद है, ये c जो है अचर पद होता है। अचर मतलब जिसका मान नहीं बदलता, और ये जो पद है ये सब चर पद है। ये मान बदलने, x के मान पद निर्भर है नहीं। चर और अचर में क्या होता है? जिस देखिए मान लीजिए आपको पापा भाई आपका बोलता है कि आज पापा जितना रुपए देते हैं उनमें से हम 5 रुपए तुम्हें देना, तो ये हो गया अचर पद। तो चाहे पापा 5 लाख दे, चाहे 500 दे, चाहे 10 रुपए दे, तुमको मिलेगा 5 रुपए। लेकिन ये कहेगा कि पापा हमें जितना रुपए देते उनमें से आधा देंगे, तो तुम भी कहेगा हे भगवान पापा 500 रुपए दे दे, 2000 दे दे, क्या है? तो उन्हें आधा मिलने वाला। लेकिन ये कहता 5 रुपए दे, तो कहेगा हे भगवान पापा 6 रुपए। आपको भी जलन होता है, कहिएगा कि हाँ 6 बोले हमको तो 5 को मिलिएगा, तो पापा काहे ज्यादा देंगे कि नहीं? ये बात। तो जो मान निर्भर रहता है यानी बदलता है उसी को हम चर कहते हैं। यानी x y z सब कहते हैं चर पद होता है। अब इस क्वेश्चन में है द्विघात बहुपद। तो देखिए अगर x का मान बाटा में है
तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। अगर x का मान निगेटिव है, माइनस में है, पावर माइनस में है, पावर माइनस में, तो बहुपद नहीं होगा। अगर x रूट में है तो बहुपद नहीं होगा। अगर x का जो पावर है अगर वो भी बाटा में है तो बहुपद नहीं होगा। बस इतने चारों चीज बहुपद के लिए ध्यान, यहाँ पर ध्यान, x का है बाटा में है तो बहुपद नहीं। ठीक है, आंसर बोल दी। चलिए यहाँ संख्या देखिए, हाँ संख्या बाटा में हो सकता है, संख्या रूट में हो सकता है। जैसे मान लीजिए 2x² प्लस 3 बटा 5x, ये बहुपद में है, क्या कि संख्या बाटा में, संख्या से कोई लेना नहीं। 5x² प्लस √5x, ये भी बहुपद है क्योंकि संख्या से नहीं लगता है, x रूट में नहीं होता। यहाँ अगर रूट x रहता तो बहुपद नहीं होता। तो यही रहता x² प्लस √x, ये बहुपद में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये x जो है रूट में नहीं रहता। ठीक है, x² प्लस 1/x, ये बहुपद में नहीं है क्योंकि x बाटा में है। x² प्लस 2/5x, ये बहुपद में है। ये संख्या से मतलब नहीं है बाबू, हमको x से मतलब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये जो क्वेश्चन है बहुत खतरनाक क्वेश्चन। अब कह रहे हैं px और gx का घात लिखना है। यहाँ देखिए px का घात कितना है, 7 है। तो मान लीजिए px है यानी x का पावर 7, gx का घात 3 है तो x का पावर 3, और इसका घात लिखना है। तो आप ही बताइए, भागा में पावर क्या होता है, घटता है, भागा में पावर घटेगा तो क्या होगा, x का पावर 7 और घटाव क्या हो जाएगा 3, यानी x का पावर 4। तो इसका घात कितना होगा, 4। ऑप्शन नंबर बी फॉर भोले बाबा। नहीं, अगर आप भोले बाबा को मानते हैं, दिल से मानते हैं, तो एक बार जरूर कमेंट में लिखिएगा जय भोले बाबा, लिखिएगा। ठीक है, हम बहुत मानते हैं भोले बाबा, लेकिन आप पता नहीं मानते कि नहीं, तो एक बार लिखिएगा माय फेवरेट गॉड भोले बाबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुपद। बहुपद px का एक शून्यक -2 है, तो इसका एक गुणनखंड लिखना है। यानी शून्यक का मतलब होता है बाबू, याद रखिएगा, शून्यक का मतलब होता है x का मान। शून्यक का मतलब क्या होता है, x का मान, यानी x का वैल्यू क्या है, -2। तो माइनस में दाहिने आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका एक गुणनखंड कथी हो जाएगा, x + 2। बी फॉर भोले बाबा। चलिए कह रहा है कि हाँ ये भी क्वेश्चन ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। x² - 4x + 1 के शून्य का अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, c/a। c क्या है, अचर पद। अचर पद क्या है, किसी भी बहुपद का मेन जो रूप होता है x² + bx + c, यही c है। c क्या है, अचर पद है, यानी ये क्या है, अचर पद। अचर पद इसमें क्या है, 1, यहाँ लिख देंगे 1। और a क्या है, तो x² का जो गुणांक होता है उसी को a कहते हैं। तो x² गुणांक क्या है, 1 है। तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1। बी को भोले बाबा। बहुत ज्यादा आ रहा है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। इसका ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला पूछता है। बहुलक का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला बहुलक का, बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, यही फॉर्मूला होता है। इसको लिख के बना 3 माध्यक कितना है, 33। माध्यक या माध्यिका दोनों बात सेम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, माध्यक या माध्यिका दोनों सेम होता है। और 2 माध्य कितना है, 27। तो ये क्या हो जाएगा, 99, और ये हो जाएगा 14। घटाइएगा तो यहाँ 5 या 45। ठीक है, अगला देखिए, ये कह रहा है असंभव घटना की प्रायिकता क्या है, यानी जो घटना नहीं घटे उसी को हम क्या कहते हैं, असंभव घटना। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0। असंभव घटना की क्या होगी प्रायिकता बाबू, 0। लेकिन निश्चित घटना, निश्चित अगर घटना है तो निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होगा, 1। निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब कुल घटना की प्रायिकता, कुल घटना के प्रायिकता का, कुल घटना के प्रायिकता का योग, अगर ये भी पूछता है प्रायिकता का योग, जो भी घटना घट रहा है उसके प्रायिकता का योग कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत जबरदस्त पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है पी जो घटना है ई की प्रायिकता है तो निम्नलिखित में कौन सा, तो देखिए कोई भी प्रोबेबिलिटी का है यानी प्रायिकता का वैल्यू क्या होता है, जीरो होगा या जीरो के बराबर होगा, और क्या होगा एक के बराबर होगा या एक से छोटा होगा, यही रिलेशन होता है। ये रिलेशन बहुत पूछता है। मोस्ट वीवीआई लिख लीजिए 18 फरवरी, क्या 18 फरवरी के लिए, ठीक है। कौन है किसी किसी खेल के जीतने के प्रायिकता 0.4 है, यानी पीई जो है क्या है 0.4 है। तो हारने की प्रायिकता, हारने का मतलब पीई नॉट, यानी किसी घटना को होने का प्रायिकता 0.4 है तो नहीं होने का प्रायिकता क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 घटाओ पीई, ठीक है। तो 1 घटाओ पी, तो 0.4 देखिए आपको घटाने में अगर दिक्कत है तो इसमें दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसमें भी दशमलव देके जीरो लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और घटाइएगा तो घट जाएगा, 10 में 4 गया तो 6, यानी 0.6। घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0.6 हो जाएगी, ठीक है। तो आप डट के मेहनत कीजिए और बताइए क्लास प्रतिदिन आपको 5:30 से लाइव पढ़ाते हैं। लाइव क्लास में बहुत सुंदर सुंदर क्या करते हैं, इनाम रखते हैं, डायरी हुआ, घड़ी हुआ, मोबाइल हुआ, स्टडी टेबल हुआ, इस तरह के इनाम रखते हैं। और इनाम आप 10th से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं जो आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग सभी विद्यार्थी थोड़ा सा प्रयास कीजिए, दिल को बड़ा कीजिए, नया साल के शुभ सफर और स्टेटस लगाइए और सभी दोस्तों को पास कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बस हैप्पी न्यू ईयर का आप लोग से यही आपको क्या है, बधाई चाहिए, मैंने आपसे गुरुदक्षिणा यही चाहिए कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें। ये जो ईशान ऑनलाइन क्लास का फैमिली है उसको थोड़ा बड़ा कीजिए और सदस्य को जोड़िए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो सिक्कों को युगपत उछाला जाता है, एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए, यानी एक भी हेड नहीं आना, तो किसी भी सिक्का को उछालिएगा तो क्या दो होते हेड है, दोनों पर हेड आएगा, नहीं तो टेल हेड आएगा, नहीं तो हेड टेल आएगा, नहीं तो दोनों पर टेल आएगा, तो शीर्ष एक भी नहीं होना चाहिए। माने कहने का मतलब है हेड एक भी नहीं आना, कहाँ पर यही ना, तो एक हो गया। और कुल घटना कब होगा तो 1 2 3 4, 1 का हो जाएगा 4 हो जाएगा। बी पर भोले बाबा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, तो देखिए प्रायिकता का जो आंसर होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर या 1 से छोटा होना चाहिए, बस यही प्रायिकता का आपका आंसर होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं कॉमन नहीं हो सकता, यह 1 से ज्यादा, ये 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये क्या होगा प्रायिकता का आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन हमारा बी 4 होने वाला, ठीक है। चलिए कमेंट में एक और क्वेश्चन बता दीजिए, बताइएगा 120% ये प्रायिकता है या नहीं, यस या नो, ये प्रायिकता है या नहीं, यस या नो में आंसर कमेंट में आप बताइए, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन अंत स्पर्श करने वाली दो वृत्तों में कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाए, इतना खतरनाक क्वेश्चन है। देखिएगा अंत स्पर्श, ये वृत्त है, ये वृत्त के अंदर से कोई स्पर्श कर रहा है तो इसके बीच में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना खिंचाएगा, आप ही बताइए। तो इसके बीच में जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा वो खिंचाएगा 1, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना खिंचाएगा 1, आप लिख लीजिए क्या होगा ऑप्शन ए। अंत स्पर्श करने वाली दो वृत्तों में कितनी स्पर्श रेखा खिंचाएगी तो 1, इसका आंसर बाह्यता स्पर्श करने वाली दो वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खिंचाएगी, इसको आंसर आपको कमेंट में देना है। देखिए मेरे जब क्लास में पढ़ना है तो कॉलम कॉपी लेके हम एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है।